तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। रागी की खेती से कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। टमाटर का मिल रहा अच्छा मंडी भाव, कैसे ले अधिक पैदावार। आधुनिक बाजार से कुछ समय के लिए रागी की मांग तेजी से बढ़ गई है, क्योंकि इसमें कई जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। रागी को किसान मड़ुआ के नाम से भी जानते हैं। ये कम पानी और कम उपजाऊ मिट्टी में भी अच्छी उपज देने वाली फसल है और शासन भी मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दे रहा है। अगर आप इसकी खेती करने जा रहे हैं तो किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर CS महतो। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि मड़ुआ, जिसको कि श्री अन्न मड़ुआ में या स्मॉल मिलेट्स जिसको बोलते हैं, उसमें सिर्फ मड़ुआ ही नहीं है, इसमें बहुत सारे फसल हैं, जैसे कि मड़ुआ है, गुंदली है, सावा है, कोदो है। तो इन सब फसलों को स्मॉल मिलेट्स बोलते हैं, जिसे कि अब श्री अन्न के रूप में जाना जाता है। श्री अन्न क्योंकि इसमें इतनी सारी विशेषताएं हैं, इतने सारे गुणों से भरपूर हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक हैं ये। तो इसकी खेती किसान भाइयों आज तक जो है मैं देख रहा हूँ कि झारखंड में इसको एक विकल्प के रूप में टाण ज़मीन में उगाते थे, लेकिन अब ये समय आ गया है कि आप सब इसे एक विकल्प के रूप में न लें बल्कि इसकी व्यावसायिक खेती करें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस्म का चुनाव और ज़मीन का चुनाव, दो चीज़ का पर आप विशेष ध्यान दें। ज़मीन का चुनाव ऐसा होना चाहिए जहाँ की बरसात का पानी न लगे, वैसा ज़मीन जिसकी उर्वरा शक्ति कम है, जो कि नेग्लेक्टेड ज़मीन है या जमाव उसका न हो। कहने का मतलब कि टाण ज़मीन ये मड़ुआ, गुंदली, सावा, कोदो के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। रागी की खेत के लिए भुरभुरी मिट्टी को अच्छा माना जाता है, क्योंकि भुरभुरी मिट्टी में इसके बीजों का अंकुरण अच्छे से होती है। इसके खेत की तैयारी के दौरान खेत में मौजूद पुरानी फसलों के अवशेषों को नष्ट कर खेत की मिट्टी पलटने वाले हलों से गहरी जुताई कर दें। खेत को खुला छोड़ने के बाद खेत में जैविक खाद के रूप में पुरानी गोबर की खाद को डालकर उन्हें अच्छे से मिट्टी में मिला दें। खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए खेत की कल्टीवेटर के माध्यम से 2 से 3 तिरछी जुताई कर दें। इस क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि झारखंड, बिहार और पूरे देश के लिए आपको कुछ खास किस्में हैं जिसकी की उपज क्षमता काफ़ी अधिक है, जैसे कि A404 बिरसा मड़ुआ
2, बिरसा मड़ुआ 3 विकसित किया गया है, रिलीज किया गया है किसानों के लिए, झारखंड के किसानों के लिए। इसके अलावा CFMB 1 और CFMB 2 जो साउथ से रिलीज वेराइटी है, वो भी, उसकी भी परफॉर्मेंस यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। इसमें CFMB 1 अर्ली मैच्योरिटी है, जो कि कम समय में पककर तैयार होती है और उपज क्षमता भी काफ़ी अधिक है। बीज का चुनाव मृदा की किस्म के आधार पर करें। जहां तक संभव हो प्रमाणित बीज का प्रयोग करें। यदि किसान स्वयं का बीज उपयोग में लाता है तो बुआई पूर्व बीज साफ करके फफूंदनाशक दवा थीरम 3 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। रागी की सीधी बुआई अथवा रोपा पद्धति से बुआई की जाती है। सीधी बुआई जून से जुलाई मध्य तक मानसून वर्षा होने पर की जाती है। इसके बाद अब जो है कि लगाने की बारी आती है, तो किस विधि से लगाएं। बहुत किसान भाई छिटवां विधि से भी लगाते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि लगाने की 2 विधि है। एक तो कि डायरेक्ट सीडिंग भी होता है और दूसरा कि ट्रांसप्लांटिंग, बिछड़ा तैयार करके भी सोइंग होता है इसका मड़ुआ की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोनों परिस्थिति में भी खेती कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि जब आप डायरेक्ट सोइंग करेंगे, डायरेक्ट सीडिंग करेंगे, तो उस परिस्थिति में खरपतवार ज़्यादा आता है, उसका आपको मैनेजमेंट करना होगा। और जब आप ट्रांसप्लांटेड करेंगे, जब बिछड़ा तैयार करके करेंगे, तो उसमें खरपतवार कम आता है और उसमें आपको कम मेहनत करना पड़ेगा और उसमें वो जो है कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है कि कम होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास समय कितना है और ये उसके अनुसार आप जो है कि डायरेक्ट सीडिंग या फिर बिछड़ा तैयार करके रोपा विधि से भी इसकी खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग सर्वोत्तम होता है। अगर मिट्टी परीक्षण नहीं किया है तो सामान्य तौर पर यूरिया 120 किलोग्राम, SSP 300 किलोग्राम, MOP 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। यूरिया की आधी मात्रा व फास्फोरस, पोटाश की पूरी मात्रा बुआई पूर्व खेत में डाल दें तथा यूरिया की शेष मात्रा पौधा अंकुरण के 3 सप्ताह बाद प्रथम निदाई के उपरांत समान रूप से डालें। तो आप इसको जो है कि खेत की तैयारी करने के बाद क्या है कि इसको लाइन में लगाएं। अगर डायरेक्ट सीडिंग कर रहे हैं तो या रोपा विधि से कर रहे हैं तो दोनों कंडीशन में आप इसको लाइन में लगाएं। लाइन से लाइन की दूरी जो है कि 22 से 25 सेंटीमीटर, 22.5 वैसे रिकमेंडेड है, या 22 से 25 सेंटीमीटर या 20 से 25 सेंटीमीटर कह लीजिए आप। 20 थोड़ा सा घना हो जाएगा तो 25 से 30 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। तो 20 से 25 या 25 से 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखें और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रख करके बाकी के बीच के पौधे को निकाल देना पड़ता है, जिसको कि थिनिंग हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, विरलीकरण, पौधों का विरलीकरण। तो अगर ज़्यादा पौधे हैं तो 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख करके बाकी को हम जर्मिनेशन के बाद उसको निकाल देते हैं। दूसरी बात कि मड़ुआ की जब बिजाई करते हैं, जब बीज डालते हैं, तो उसके लिए जो नाली बनाते हैं, आप पीछे में देख रहे होंगे यहाँ पे सोइंग चल रहा है, तो जो एक डछो है, जो यंत्र है, उस डछो से हम लोग नाली बनाते हैं, हल्का हल्का नाली बनाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा बीज न गिरे। ज़्यादा गहराई पर गिर जाने से क्या होगा कि पौधे का अंकुरण देर से होगा और पौधे देर से बाहर आएंगे या कभी कभी सड़ने की भी संभावना होती है। तो इसका ख्याल रखें, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा पर बिजाई न करें। रागी की खेती में खरपतवार नियंत्रण रासायनिक और प्राकृतिक दोनों तरीकों से किया जाता है। प्राकृतिक तरीकों से खरपतवार नियंत्रण पौधों की निराई गुड़ाई कर किया जाता है। इसके लिए शुरुआत में पौधे की रोपाई के लगभग 20 से 22 दिन बाद उनकी पहली गुड़ाई कर दें और पहली गुड़ाई के लगभग 15 दिन बाद पौधों की एक बार और गुड़ाई कर दें। इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक कैंपेन के रूप में मिशन मोड में इसमें काम कर रही है और इस मिशन का आप लोग भी एक सहयोगी बने, भागीदार बने और श्री अन्न के उत्पादन झारखंड में अधिक से अधिक करने का प्रयास करें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है।
किसान भाइयों, कुछ दिनों पहले 2-3 रुपए किलो में बिकने वाले टमाटर की कीमत वर्तमान में आसमान छू रही है। आम लोग टमाटर इतना अधिक महंगा होने के कारण खरीद नहीं पा रहे हैं। वहीं किसानों को इसका अच्छा मंडी भाव मिल रहा है। इसके कई कारण हैं। आज हम टमाटर की फसल किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी लाए हैं ताकि किसानों को टमाटर की फसल से अधिक और क्वालिटी युक्त पैदावार मिले। तो आप किस प्रकार से कमाएं टमाटर से अधिक आए, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। टमाटर एक महत्वपूर्ण सब्जी फसल है। इसका उपयोग सब्जियों के अलावा सलाद के रूप में भी किया जाता है। इसके अलावा इसका सेवन सॉस, चटनी, केचप, सूप और टोमेटो पाउडर के रूप में किया जाता है। टमाटर की खेती प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन राज्य में कुछ दिनों पहले किसान 2 से 3 रुपए प्रति किलो के भाव से टमाटर बेचने को मजबूर थे। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि टमाटर की कीमतें आसमान छू रही है और किसानों को टमाटर की फसल से अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। इसलिए अब किसानों को मुनाफे में और इजाफा करने की जरूरत है, जिसके लिए उन्हें खड़ी फसल में कुछ खास प्रबंधनों को अपनाना होगा। टमाटर की खड़ी फसल में मौसम को देखते हुए सिंचाई करनी चाहिए। टमाटर की फसल को कीटों से करीब 40 से 50% तक नुकसान होता है, इसलिए फसल में समय पर कीटों की पहचान करके उनकी रोकथाम करना जरूरी है। टमाटर की फसल में सफेद मक्खी कीट का प्रकोप अधिक देखने को मिलता है। यह कीट पत्तियों का रस चूसकर पौधों को कमजोर करते हैं, जिस कारण पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो इस तरह की हानि से बचने के लिए किसान भाई रोगग्रस्त भाग को तोड़कर नष्ट कर दें और इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30EC दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, टमाटर की फसल में फल बेधक कीट द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। इस कीट की सुड़ियां सबसे पहले टमाटर के पौधों की कोमल पत्तियों, तनों और फूलों को खाती है। बाद में यही सुड़ियां कच्चे और पके फलों में छेद करके उनके अंदर का गुदा खा जाती है। ऐसे टमाटर खाने लायक नहीं रहते हैं और न ही फलों की मंडी में कोई भाव मिल पाता है। इसलिए इस कीट की रोकथाम के लिए आप कीट ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट कर दें। इसके अलावा खेत में 20 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। रात्रि के समय खेतों में प्रकाश प्रपंच लगाने चाहिए और कीट का हमला दिखाई पड़ते ही अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा के 1 लाख अंडे प्रति हेक्टेयर प्रति सप्ताह की दर से 5 से 6 बार छोड़ने चाहिए। इल्लियों की पहली अवस्था दिखाई देते ही 250 LENPB को घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इसके अलावा 1 किलोग्राम BT का प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होने पर रासायनिक नियंत्रण के लिए किनोलफॉस 25 सीसी या क्लोरोपाइरीफॉस 20 सीसी दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा के प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाइयों, टमाटर की फसल को कुछ रोगों द्वारा भी नुकसान पहुंचाया जाता है। इन रोगों में यदि बात करें अगेती और पछेती झुलसा रोग की, तो ये रोग टमाटर की फसल के लिए अत्यंत घातक होते हैं। शुरुआती लक्षण के रूप में पत्तों पर गहरे भूरे रंग के अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं, जो बाद में आपस में मिलकर बड़े धब्बे गहरे काले रंग के बन जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में संपूर्ण पत्तियां झुलसकर गहरे काले रंग की दिखाई देती है, जिसकी वजह से टमाटर के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप अगेती और पछेती झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले उचित फसल चक्र अपनाएं। खड़ी फसल में इन रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। इसके अलावा अगेती और पछेती झुलसा रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंगोजेब दवा की 25 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 छिड़काव करने पर इन रोगों पर नियंत्रण आसानी से की जा सकती है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उनकी उचित देखरेख के अभाव में पशु विभिन्न रोगों की चपेट में आ जाते हैं। इन्हीं रोगों में से एक है खुरपका मुंहपका रोग,
जो कि बारिश के मौसम में पशुओं में आमतौर पर देखा जाता है। इस रोग से ग्रसित पशुओं को चलने फिरने और आहार खाने में परेशानी होती है, जिससे पशु दूध देना कम कर देते हैं। तो किसान भाइयों, दुधारू पशुओं में इस रोग के कारण, लक्षण और इसका निदान क्या है, आइए जानते हैं जिला मधुबनी के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष कुमार से। नाम से ही फूट एंड माउथ डिजीज है, नाम से ही क्लियर है, ये पशुओं के मुंह एवं उनके पैर से संबंधित रोग है। ये सिर्फ उन्हीं पशुओं को होता है जिनके खुर फटे हुए होते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर इत्यादि, इन सभी पशुओं में होता है। इसके फैलने का मुख्य ये वायरल जनित रोग है, और वायरल जो फैमिली एफ्थोविरिडी से आते हैं, और जो है कि पिकोरना विरिडी का ये है। इसमें इस रोग में देखा जाता है प्रायः यह काफ़ी संक्रामक रोग है, और पशुओं के लार या उनके संपर्क में आए किसी भी वस्तु से ये दूसरे पशु में फैल सकता है। इवन दूध से या सीमेन से भी ये दूसरे पशु में फैल सकता है। ये छुआछूत की बीमारी एक तरह से आप कह सकते हैं। मुंहपका खुरपका रोग, जिसे हम एफएमडी के नाम से भी जानते हैं, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालतू पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय और भैंस में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है, और कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है। साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आपको बताया गया कि वायरल बीमारी है, तो इसमें मुख्यतः रोग प्रतिरोधक क्षमता पशु की कम हो जाती है। पशुओं के मुंह में वेसिकल्स, गोला गोला फोका कह सकते हैं, वो होता है, मुंह के चारों तरफ होता है, उनके नाक पे होता है, जीभ पे होता है, पैरों में होता है। उसके अलावा उनके थन के आसपास भी होता है। इसमें अगर बीमारी काफ़ी संक्रामक है तो इसमें 100% पशु प्रभावित हो सकते हैं। इसमें मोर्टलिटी दर, मृत्यु दर काफ़ी कम है। केवल यंग पशु मरते हैं, बड़े उम्र के पशु नहीं मरते हैं। लेकिन ये पशुओं के उत्पादकता को काफ़ी प्रभावित करता है, चूँकि ये मुंह में होता है, पैर में होता है, थन में होता है। चूँकि मुंह में सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, पशु खाना कम कर देते हैं, और खाना जैसे ही 3-4 दिन कम करेंगे पशु कमज़ोर हो जाता है, पशु का उत्पादन में काफ़ी ह्रास होता है, जिससे एक तरह से कहिए कि ये पशुओं में होने वाला आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण रोग है। पशु सुस्त पड़ जाते हैं। खुर में जख्म होने की वजह से पशु लंगड़ा कर चलता है। पैरों के जख्मों में जब कीचड़, मिट्टी आदि लगती है तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और उनमें बहुत दर्द होता है। पशु लंगड़ाने लगता है। दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन एकदम गिर जाता है और पशु बहुत कमजोर होने लगते हैं। इसका 7 दिन या 4 दिन 5 दिन में पशु को जो है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवाइयों के साथ साथ ठोस कॉन्सनट्रेट आहार दे के ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा हम लोग ये सोडा को मुंह में लगाते हैं, थोड़ा सा पोटासियम परमैंगनेट, जिसको उसके पानी से उसके खुर को धोते हैं, मुंह को धोते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करते हैं। चूँकि ये घाव होता है तो धीरे धीरे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना होती है, तो हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग इसको बचाव, जैसे किसी एक पशु में देखते हैं कि ये बीमारी आती है, हम उस पशु को अलग बांधते हैं तथा रेस्ट ऑफ द पशु से उसको अलग करके क्वारंटाइन करते हैं, जिससे कि ये एक पशु से दूसरे पशु में नहीं फैले। साथ ही जो पशुपालक उस पशु को, प्रभावित पशु को देख रहे हैं, वो प्रभावित पशु के साथ अपना समय, खाना पीना या बाकी समय व्यतीत करने के बाद दूसरे स्वस्थ पशु की तरफ जाने के पहले अपने आप को पूरी तरह से सैनिटाइज कर इस रोग के प्रभाव को रोक सकते हैं। इस बीमारी से प्रभावित पशु अल्दो 7 से 10 दिन में ठीक हो जाते हैं और धीरे धीरे रिज्यूम कर लेते हैं, लेकिन ये अलग अलग पशुओं में बहुत ज़्यादा दिन तक कैरियर के रूप में रहते हैं। जैसा कि गाय और भैंसों में ये 2.5 से 3 साल तक इनका विषाणु वायरस पशुओं में रहता है, जो कि कभी कभी कैरियर के रूप में काम करते हैं और वहाँ ये फिर से बीमारी को दूसरे पशु में फैलाने का काम करते हैं।
इस रोग के उपचार के लिए सबसे पहले रोगग्रस्त पशु के पैर को फिनाइल युक्त पानी से दिन में 2 से 3 बार धोकर मक्खी को दूर रखने वाली मलहम का उपयोग करना चाहिए। मुंह के छाले को 1% फिटकरी अर्थात 1 ग्राम फिटकरी 10 मिलीलीटर पानी में घोलकर दिन में 3 बार धोना चाहिए। इस दौरान पशुओं को मुलायम और सुपाच्य भोज दिया जाना चाहिए। पशु चिकित्सक के परामर्श पर दवा देनी चाहिए। इससे बचाव के लिए हमारे देश में वैक्सीन उपलब्ध है, जिसको FMD का वैक्सीन कहते हैं, और ये शुरू में पशुओं को 3 से महीने के बाद के किसी भी स्वस्थ पशु को लगाया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं बीमार पशु को वैक्सीन नहीं देते हैं, और लेट प्रेगनेंसी बाद के गर्भावस्था 6 महीने के बाद की गर्भावस्था में भी हम लोग वैक्सीन नहीं देते हैं। तो 3 महीने से बड़े किसी भी पशु को लगाया जा सकता है और प्रत्येक साल इसको रिपीट किया जाता है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के मौसम विभाग के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी समय में समस्तीपुर और इसके आसपास के इलाकों में अगले आने वाले दिनों में आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रह सकते हैं। इस अवधि में उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में हल्की वर्षा हो सकती है तथा कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा भी हो सकती है। 13 से 14 जुलाई के आसपास उत्तर बिहार के कुछ जिले जैसे सिवान, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण तथा पूर्वी चंपारण जिलों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इन जिलों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि जिन क्षेत्रों में वर्षा हुई है एवं धान का बिचड़ा तैयार हो वे नीची तथा मध्यम जमीन में रोपनी करें। अगर इन क्षेत्रों में किसानों के पास बिचड़ा उपलब्ध नहीं है तो किसान भाई कदवा करके धान की सीधी बुआई DSR विधि से करें। जहां हल्की वर्षा हुई है एवं किसानों के पास बिचड़ा भी नहीं है वैसे किसान अल्प अवधि एवं मध्यम अवधि वाले धान के बीज को DSR विधि से धान की बुआई करें। उचास जमीन की तैयारी करके अरहर की बुआई करें। इसके लिए बहार, पूसा 9, नरेंद्र अरहर 1, मालवीय 13, राजेंद्र अरहर 1 आदि किस्में अनुशंसित हैं। अरहर के लिए बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। बुआई के 24 घंटे पूर्व 25 ग्राम थीरम दवा से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करें। बुआई के ठीक पहले उपचारित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआई करें। किसान भाई उचास जमीन में तिल की बुआई 2 से 3 दिनों के बाद वर्षा की संभावना को ध्यान में देखते हुए करें। कृष्णा, कांके सफेद, कालिका और प्रगति तिल की अनुशंसित किस्में हैं। इसके लिए बीज दर 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से रखें। केला की रोपाई करें। उत्तर बिहार में लंबी किस्मों के लिए अल्पान, चंपा, कथाली, मालभोग, चिनिया शक्कर, चिनिया, फियाट 23 तथा बौनी एवं खाने वाली किस्मों के लिए ग्रैंड नेन, रोबस्टा, बसराई, फिया 1 अनुशंसित हैं। सब्जी वाली किस्में बतीसा, सावा, बनकेल, कचकेल, फिया 3 तथा सब्जी और फल दोनों में उपयोग आने वाली किस्में कोठिया, मुठिया, दूध सागर एवं चकिया अनुशंसित हैं।
आम का बागान लगाने का ये समय अनुकूल चल रहा है। किसान भाई अपने पसंद के अनुसार अलग अलग समय में पकने वाली किस्मों का चयन कर सकते हैं। मई के अंत से जून माह में पकने वाली किस्में मिठुआ, गुलाब खास, बम्बई एल्फांजो, जर्दालू का चयन कर सकते हैं। वहीं जून माह में पकने वाली किस्में लंगड़ा, हिमसागर, कृष्णभोग, अमन, दशहरी का चयन कर सकते हैं। कलमी आम के लिए पौधा से पौधा की दूरी 10 मीटर और बीजू के लिए 12 मीटर रखें। आम्रपाली किस्म की सघन बागवानी हेतु पौधों को 2.5 गुणा 2.5 मीटर की दूरी पर लगा सकते हैं। लीची के नए बाग लगाने के लिए देशी शाही, अर्ली वेदाना, देहरा रोज, पूर्वी तथा रोज सेटेंट, सबौर वेदाना, शाइना, मधु सबौर, प्रिया किस्मों का चयन करें। किसान भाई गौशाला में रात के समय नीम की पत्तियों का धुआं करें ताकि मच्छर तथा मक्खियों के प्रवेश पर नियंत्रण हो सके। पशुओं के आवास स्थान की साफ सफाई करते रहें। दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा 50:50 में खिलाएं तथा 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण व नमक प्रतिदिन दें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लोसी कलान, जिला सिवान के कृषक ब्रज मोहन ने। ये बांस की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो ब्रज मोहन जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। बांस एक ऐसा पौधा जिसे किसी भी तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय बांस मिशन में किसानों को बांस की खेती करने पर सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। वर्तमान समय में बांस की 136 किस्मों को उगाया जा रहा है, किंतु भारत में उगाई जाने वाली कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिन्हें व्यापारिक तौर पर उगाया जाता है, जो इस प्रकार है: बम्बूसा बालकुआ, बम्बूसा तुलदा, बम्बूसा बम्बोस, बम्बूसा वल्गरिस, बम्बूसा पलिडा, बम्बूसा नूतन, डेंड्रोकलामस सख्त आदि प्रमुख है। बांस के बीजों की रोपाई पौध के रूप में की जाती है, जिसके लिए नर्सरी में बीजों को तैयार कर लिया जाता है। बांस के पौधों की रोपाई खाली पड़ी भूमि या फिर खेत किनारे बाड़ की तरह की जाती है। इसके पौधों की रोपाई 5 मीटर की दूरी पर तैयार 0.3 मीटर गहरे गड्ढे में की जाती है। इन गड्ढों में तैयार प्रकंदों या तैयार पौधों की रोपाई कर दी जाती है। आप उन्नत नर्सरी संस्थान से बांस के पौधे खरीद सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी।